नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। नेपाल से आज विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई, जिसमें नेपाल के कई शहरों की सड़कों पर अराजक विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नेपाल सरकार ने आपात बैठकें करके हालात को काबू करने के प्रयास किए हैं, लेकिन इन प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में लोगों की जान भी गई है। जेन जी रेवोल्यूशन नाम के इस प्रदर्शन में नेपाल की सड़कों को क्यों उत्पात मचा हुआ है, बताएंगे इस खबर को विस्तार से। होगी बात कल होने वाले उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के अंकगणित को लेकर भी, दिखाएंगे तस्वीरें बाढ़ बारिश से बिगड़े तमाम राज्यों के हालात की। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए और विपक्षी उम्मीदवारों का समर्थन जुटाने का सिलसिला जारी। इंडी गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के लेख और लालू यादव से मुलाकात पर भाजपा ने उठाए सवाल। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान कल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ग्रस्त हिमाचल प्रदेश और पंजाब का कल करेंगे दौरा। दोनों राज्यों में बाढ़ से संबंधित स्थिति की करेंगे समीक्षा। बाढ़ प्रभावित लोगों से भी करेंगे मुलाकात। ब्रिक्स वर्चुअल समिट को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया संबोधित। वैश्विक ट्रेड, निवेश और विकास में सहयोग बढ़ाने की जरूरत पर दिया जोर। संघर्ष और सुरक्षा चुनौतियों को बताया दुनिया के लिए वास्तविक चिंता का विषय। भारत इजरायल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर। निवेश में सुरक्षा, पारदर्शिता, भेदभावपूर्ण निषेध और निष्पक्ष मुआवजे की दी गई गारंटी। समझौता भारत इजरायल एफटीए की दिशा में पहला बड़ा कदम। और नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ सड़क पर युवाओं का बवाल। संसद भवन में भी घुसे जैन जी। पुलिस फायरिंग में अब तक 19 लोगों की मौत की खबर, कई घायल। नेपाल के गृह मंत्री ने पीएम ओली को सौंपा इस्तीफा। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। देश के 17वें उपराष्ट्रपति के लिए कल मतदान होगा और देर शाम तक नए उपराष्ट्रपति के नाम की कल घोषणा होने की भी पूरी संभावना है। इस बीच एनडीए और इंडी गठबंधन उम्मीदवारों का अपने अपने पक्ष में समर्थन जुटाने का सिलसिला लगातार आज भी जारी रहा। इंडी गठबंधन के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी के एक लेख और लालू यादव से उनकी मुलाकात को लेकर बीजेपी ने उन पर जोरदार हमला बोला, तो दोनों ही पक्षों में आज भी बैठकों का दौर देखने को मिला। दोनों गठबंधन अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो संसद का अंकगणित फिलहाल एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में नजर आ रहा है। उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को होने वाली वोटिंग के लिए सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी इंडी गठबंधन ब्लॉक दोनों पूरी ताकत झोंक चुके हैं। हर दल चाहता है कि उनका उम्मीदवार उपराष्ट्रपति बने और संसद के ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा की कमान संभाले। मंगलवार को होने वाले चुनाव को लेकर दोनों पक्षों में बैठकों का दौर जारी है। दिलचस्प मुकाबले में बदल चुके उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक घेराबंदी भी बढ़ गई है। इंडी गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन को लेकर पहले ही विपक्ष बीजेपी के निशाने पर है। वहीं इस बीच बी सुदर्शन रेड्डी के आर्टिकल देश की आत्मा को बचाने के लिए मुझे वोट दो को लेकर भाजपा आक्रामक है। हम सभी जजेस की बहुत इज्जत करते हैं, चाहे वो सिटिंग जज हो या रिटायर्ड जज हो, लेकिन जब कोई जज चुनावी अखाड़े में आता है और कुछ बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो सवाल तो उठेंगे। अब देखिए, उनका आज का स्टेटमेंट है, एक अखबार में छपा है, वोट फॉर मी टू सेव सोल ऑफ द नेशन, अपोजिशन वीपी पिक। और देश के कॉन्शियंस को बचाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई है। वहीं हाल ही में लालू प्रसाद से मुलाकात करने को लेकर भी भाजपा ने बी सुदर्शन रेड्डी को नैतिकता आधार पर घेरा है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने दोनों की मुलाकात का फोटो साझा करते हुए लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और इंडी गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने हाल ही में चारा घोटाले के दोषी लालू प्रसाद से मुलाकात की, जो संसद सदस्य भी नहीं है और उपराष्ट्रपति चुनाव में उनका कोई वोट नहीं है। ये न केवल एक भयावह दृश्य है, बल्कि एक उच्च संवैधानिक पद की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी पर एक चौंकाने वाला बयान है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है आम संदिग्धों, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और संवैधानिक नैतिकता के स्वयंभू संरक्षकों की चुप्पी। उनका पाखंड अब उजागर हो गया है।
एक और सत्ता पक्ष चुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त है। पूरी एकजुटता के साथ और मुस्तैदी के साथ एनडीए के उम्मीदवार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित उम्मीदवार के समर्थन में खड़ा है। हम बहुत बढ़िया बहुमत से आ रहे हैं। पूरा एनडीए के साथ और भी लोग हमको वोट कर रहे हैं। आप देखोगे कल जो एनडीए का नंबर है उससे कई ज्यादा नंबर देखने के लिए मिलेगा। तो वहीं विपक्ष भी इसे विचारों की लड़ाई करार देते हुए सकारात्मक परिणाम की आशा जता रहा है। The election is a platform to put forward the issues of the country at large, to place forward the kind of personality we believe is fit for the office of the Vice President. वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करती है। सबसे अच्छी बात ये है वो जस्टिस है। तो इसमें क्या है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हमारे देश के, वो राज्यसभा के भी चेयरमैन होते हैं। हाँ जी। और राज्यसभा के चेयर पर जो बैठते हैं उनको बायस्ड नहीं होना चाहिए। इस बीच बीजेडी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहने का फैसला किया है। हम होने वाले कल के उपराष्ट्रपति जी के चुनावों से हम एब्सटेन रहेंगे। बीजू जनता दल, एनडीए और इंडिया अलायंसेस दोनों तरफ से हम इक्विडिस्टेंट हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत किया जाता है, जिसमें दोनों सदनों के निर्वाचित और नामित सदस्य शामिल होते हैं। वहीं राष्ट्रपति चुनाव की तरह राज्य विधानसभाओं की इसमें कोई भूमिका नहीं होती और राजनीतिक दल उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान के मामले में अपने सांसदों को कोई विहिप जारी नहीं कर सकते। मतदान की बारीकियों और गुप्त मतदान की तकनीक को बेहतर तरीके से समझने के लिए बीजेपी ने अपने सांसदों को एकजुट रखने के लिए 2 दिन का स्पेशल ट्रेनिंग सेशन रखा। इसमें पीएम मोदी समेत सभी बड़े नेता मौजूद रहे। उधर इंडिया ब्लॉक भी लगातार बैठकों में जुटा हुआ है ताकि किसी भी तरह की टूट-फूट न हो और सभी सांसद एकजुट रहकर वोट डालें। हालांकि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव सत्तारूढ़ एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडी गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी के बीच इस दिलचस्प मुकाबले में आंकड़ों के लिहाज से एनडीए विपक्ष से काफी आगे दिख रहा है। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज। तो कल अपने आप में एक बड़ा चुनाव होने वाला है, उसके कुछ तथ्य और आंकड़ों से आपको जल्दी से वाकिफ कराते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्यों इस प्रकार का एक अंकगणित या कहा जाए तथ्य दिखाई पड़ रहा है। 17वां उपराष्ट्रपति का चुनाव एक तरीके से होगा क्योंकि जो इन दोनों ही उम्मीदवारों में जीतेगा वो 17वां देश का उपराष्ट्रपति होगा। जल्दी से तथ्यों पर नजर डालें तो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन है, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर इंडिया अलायंस गठबंधन की बात की जाए तो उसके उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी हैं, जो कि पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। उनकी तस्वीर आप उधर वहां पर देख सकते हैं। इस तरीके से राज्यसभा में 227 सदस्य हैं और 6 सीटें फिलहाल अभी रिक्त हैं। तो ऐसे में राज्यसभा से 227 सदस्य जो है वो वोटिंग कर पाएंगे। साथ ही साथ राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य, उनको भी वोटिंग का अधिकार होता है, वो भी अपना मताधिकार का इस्तेमाल कल करेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए लोकसभा में 542 सदस्य हैं और 1 सीट रिक्त है, तो यानी 542 सदस्यों के पास में कल वोटिंग करने का मौका होगा उपराष्ट्रपति को चुनने को लेकर। इसी तरीके से कुल सांसदों की संख्या अगर लोकसभा राज्यसभा मिला ली जाए तो ये 781 हो जाती है और 781 सांसद दोनों ही सदनों के सदस्य मिलाकर कल वोटिंग करेंगे और अपना मताधिकार के माध्यम से देश के नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। सभी सांसदों के वोट की कीमत या मान या कोटा की बात की जाए तो वो एक होगा, यानी कि सबकी कीमत बराबर होगी। वोट की जो स्थिति है, वैल्यू है, वो बराबर होती है। पार्टी सिंबल पर यह चुनाव नहीं लड़ा जाता क्योंकि कोई बीजेपी या कांग्रेस या किसी भी दल के ओर से चुनाव नहीं होता है। एक तरीके से बिना पार्टी सिंबल के द्वारा चुनाव लड़ा जाता है, भले ही तमाम दल किसी व्यक्ति का समर्थन कर रहे होते। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण तथ्य है और चुनाव में कोई भी पार्टी व्हिप भी जारी नहीं करती है। इसके मायने ये होते हैं कि कोई भी सांसदों के ऊपर वोट करने को लेकर कोई एक दबाव नहीं होता, क्योंकि व्हिप एक तरीके से पार्टी से बंधन एक तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पर व्हिप जारी नहीं होती। अपनी इच्छा अनुसार वोट करते हैं तमाम जो संसद सदस्य होते हैं, चाहे लोकसभा के चाहे राज्यसभा पे, क्योंकि उनके ऊपर व्हिप का बंधन नहीं होता है। तो अपने विवेक के अनुसार वो वोट करते हैं। हालांकि मोटे तौर पर सभी लोग अपनी पार्टी के लाइन पर ही वोट करते हैं। वरीयता के अनुसार करनी होती है वोटिंग, यानी कि वोटिंग करते समय आपको बताना होता है कि पहली वरीयता पे मैं किस उम्मीदवार के पक्ष में अपना वोट दे रहा हूं, दूसरी वरीयता या फिर जितने भी सदस्य हैं उनके प्रति अपने आप उम्मीदवार हैं उनके प्रति अपनी वरीयता आप दिखा सकते हैं, लेकिन वरीयता क्रम में एक तरीके से उसको अंकित करना होता है और ये न्यूमेरिक नंबर के साथ लिखना होता है। सुबह 10 बजे से
कल वोटिंग शुरू होगी और शाम 5 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। उसके बाद वोटिंग खत्म होते ही 6 बजे से काउंटिंग यानी मतगणना की शुरुआत हो जाएगी और जैसे ही काउंटिंग खत्म होगी, वो जो भी वक्त होगा देर शाम का, उसके तुरंत बाद परिणाम की घोषणा होगी कि आखिर इन दोनों ही उम्मीदवारों में से किसने ज्यादा वोट हासिल किए और कौन देश का अगला उपराष्ट्रपति होने जा रहा है। तो अपने आप में ये एक रोचक तथ्य है और कल देर शाम लगभग कमोबेश इस समय के थोड़ा कुछ आसपास में ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। अब बात करते हैं अंक गणित के लिहाज से। जीत का आंकड़ा 391 वोट हासिल करना है उपराष्ट्रपति के चुनाव में, क्योंकि हम जानते हैं दोनों ही सदनों के कुल सदस्यों के बीच में 391 एक तरीके से अगर आपने अंक हासिल कर लिए तो जीत मिल जाती है। एनडीए के पास उससे काफी आगे 428 सांसदों का समर्थन मौजूद है। पार्टी वाइज अगर आंकड़ों को अगर जोड़ लिया जाए तो साफ तौर से 428 काफी आगे एक तरीके से नजर आता है। इंडिया अलायंस की अगर बात की जाए तो उनके पास बहुमत से कम 318 का ही आंकड़ा है। तो ऐसे में अंकगणित के आधार पर एनडीए उम्मीदवार साफ तौर पे आगे नजर जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अन्य भी अगर वोटिंग की बात की जाए तो वो ऐसे 35 तमाम दल के सदस्य हैं जिनके बारे में अभी सभी बातें स्पष्ट रूप से कहना मुश्किल है, क्योंकि वो लोग किधर वोट करेंगे इसको लेकर अभी स्पष्टता नहीं है। तो ऐसे में अंकगणित के लिहाज से अगर बात की जाए तो एनडीए का पलड़ा भारी नजर आता है। कुल सदस्य लोकसभा की अगर बात की जाए तो 542 है। जल्दी से अगले तथ्यों को अगर दिखाएं तो 542 सदस्यों में से एनडीए के पास 293 है और इस प्रकार से इंडी अलायंस के पास बात की जाए तो 233 सदस्य उनके पास में यानी विपक्ष के पास में, और अन्य का आंकड़ा लोकसभा में 100 16 है। तो ये अपने आप में लोकसभा का अंकगणित। इसी प्रकार से राज्यसभा के अंकगणित की अगर बात करें जल्दी से तो कुल सदस्य संख्या 239 है। इसमें से एनडीए के पास की अगर बात की जाए तो उनके पास 135 सदस्यों का समर्थन हासिल है। इंडिया अलायंस विपक्षी गठबंधन की बात की जाए तो उनके पास 85 सदस्यों का समर्थन है और साथ ही साथ अगर अन्य की बात की जाए जो फिलहाल अभी दोनों खेमों में से नजर नहीं आ रहे, वो संख्या 19 है। तो ऐसे में लोकसभा राज्यसभा का अंकगणित मिलाकर एनडीए समर्थक उम्मीदवार को बहुमत दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वोटिंग के बाद क्या होगा ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। तो ये अपने आप में एक गणित है और किस तरीके से ये बेहद रोचक चुनाव अपने आप में होने जा रहा है, इसी विषय पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर उपराष्ट्रपति पद पर आर पार, क्योंकि ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण चुनाव दिखाई पड़ रहा है और सियासत भी लगातार इस पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल है जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा विजय कौशिक है नेता कांग्रेस पार्टी के, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। विजय कौशिक जी, क्योंकि इंडिया अलायंस के लिहाज से बात की जाए तो नंबर तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और अभी नहीं, शुरुआत से ही ये पता था कि ये नंबर नहीं है, उसके बावजूद आप लोग लगातार दावे कर रहे हैं, कांग्रेस दावे कर रही है जीत को लेकर। देखिए, एक दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी कविताओं में अपनी बातें कहा करते थे कि मैं हार से बिल्कुल भयभीत नहीं हूं और मेरा काम संघर्ष करना है जी। तो इसी तर्ज पर आज हमारी पार्टी अपना संघर्ष कर रही है। हार जीत एक अलग बात है, जो प्रमुख मुद्दा है वो ये है कि किसी भी तानाशाही को लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिशाप माना गया है। कभी हमारे संविधान पर वो तानाशाही उसकी परछाई इस पर ना दिखाई दे, इसलिए हमारे गठबंधन सहयोगियों द्वारा मिलकर इंडिया गठबंधन के तहत जो उम्मीदवार उतारा गया है वो इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत भी कर रहा है और हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर हमारा कैंडिडेट जीता तो इस देश की आत्मा को बचाने का काम माननीय उपराष्ट्रपति जी किया जाए। लेकिन अच्छी बात विजय जी ये लगी कि आपने वाजपेयी जी की कविता को उदाहरण दिया, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती कम से कम होनी चाहिए, इतनी गुंजाइश बनी रहे कि कुछ बेहतर कहीं अगर दूसरे खेमे से दिखाई पड़ता है तो वो भी शामिल होता रहे। गोपाल कृष्ण जी हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के प्रवक्ता। गोपाल कृष्ण जी, क्योंकि नंबर गेम में तो स्थिति साफ दिखाई पड़ती है लेकिन विप जैसी स्थिति होती नहीं है, तो ऐसे में अपने विवेक से तमाम जो सदस्य हैं वो वोटिंग करते हैं। 2 दिन की आप लोगों की कार्यशाला में आप लोगों ने अपने पूरी व्यवस्था तय कर ली है, कहीं कोई गलती कमी खामी कोई अप्रत्याशित नतीजा तो नहीं देगा? देखिए, ये कार्यशाला केवल उसी लिए नहीं है, कार्यशाला में एक महत्वपूर्ण मुद्दे भी थे कि जनता के लिए हम किन विषयों पे खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री जी का अभी आखिरी का भाषण आप सुनेंगे तो उन्होंने फोकस इसी पे किया कि जीएसटी से जो आम लोगों को फायदा हो रहा है, जीएसटी से जो व्यापारियों को फायदा हो रहा है, उसके ऊपर भी पार्टी के एमपीज वहां जाए। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन तो हम जीतने वाइस प्रेसिडेंट का रहे, वो तो क्लियर नंबर्स से पता चल रहा है, लेकिन हमें यह भी बात बतानी है कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं
और जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कैंडिडेट हैं उनके अंदर आइडियोलॉजिकल क्या डिफरेंस है ये भी बताना बहुत जरूरी है। एक तरफ वो इनके पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है हमारे राधा कृष्णन जी के पास, उनका 16 साल की उम्र से वो राजनीति में ग्राउंड लेवल पे काम करते रहे, अलग अलग पदों पे पॉलिटिकल गवर्नर के और अलग अलग पदों पे रहे, एमपी भी 2 बार रहे। और दूसरी तरफ जो रेड्डी साहब हैं जो यूपीए के और उनके इंडी अलायंस के जो है कैंडिडेट, उनके अगर इतिहास को देखें तो जिस फील्ड में उन्होंने काम किया, जहाँ पे वो जुडिशरी में काम किया था, वहाँ के इतने एग्जाम्पल हैं। जैसे नक्सल, गृह मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि अगर सलवा जुदम को इनका यह जो इन्होंने फैसला दिया नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, जो सरकार का जो इनिशिएटिव था उसको इन्होंने निरस्त कर दिया। गोपाल जी, लेकिन वो ये तर्क ये दे रहे हैं कि साहब वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, वो एक जज का फैसला नहीं होता, और अगर इस पे मुखालफत थी या कोई विरोध था तो इसके बारे में कोर्ट जाना चाहिए था। वो ये तर्क दे रहे हैं जिसको आप बात कर रहे हैं सलवा जुडम को लेकर। नहीं, देखिए जुडिशियल फैसले की बात नहीं है, उनकी सोच के ऊपर बात है। बात यह है कि उन्होंने जो फैसला दिया उससे नक्सलवाद को खत्म करने का जो उस समय की सरकार का बहुत बड़ा फैसला था, वह उसको खत्म करके नष्ट करके उसके बाद हजारों नक्सलवादी लोगों ने वहां के ट्राइबल लोगों को मारा उनके फैसले से। और किसके कहने पे? वो सुंदर जो नलिनी सुंदर जो कि अर्बन नक्सल के रूप से बिल्कुल क्लियर कट उनके विचारधारा है, जो पूरी तरह से नक्सलवाद को समर्थन देने वाले विचारधारा है, उनके उस पे किया। तो यह बात चर्चा में आएगी, लीगल पॉइंट अलग बात है, बट उनकी आइडियोलॉजिकल, ठीक है, आइडियोलॉजी पे बीजेपी और एनडीए नेता सवाल उठा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, कल का चुनाव उपराष्ट्रपति पद को लेकर उसके आने वाले नतीजे क्या वो संभावित होंगे या कुछ उसमें अप्रत्याशित दिखाई पड़ेगा? क्योंकि इसमें व्हिप नहीं होती और ऐसे में अपने आप में एक स्वविवेक से सदस्यों के पास में मताधिकार का एक गुंजाइश होती है। बिल्कुल आरेंद्र जी, अप्रत्याशित यही हो सकता है उसमें कि कितने जो लोग हैं वो स्वयं विवेक को लेकर किस पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे दें। जी, जो लग रहा है मुझे, ये चुनाव लग रहा है कि कौन सा घर बचेगा कौन सा घर टूटेगा, इसका चुनाव है। घर बचने का मतलब एनडीए का घर बचेगा या इंडिया गठबंधन जो है उसका घर बचेगा, विपक्ष का घर बचेगा, या घर किसका टूटेगा। बहुत संभावना लग रही है कि जो वोट एनडीए के पास है वो तो वोट मिलने ही वाले हैं, उसमें मुझे बहुत संभावना कम लग रही है। इसको आप प्रोसेस को देखिए कि जैसे ही इलेक्शन कैंडिडेट अनाउंस किया एनडीए ने, तो राजनाथ सिंह जी जो बड़े मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने सोनिया जी से लेकर स्टालिन तक सबसे बात की, आउटरीच की। चुनाव का मतलब ये होता है कि आपकी विचारधारा के साथ जुड़े हैं ना जुड़े हो, आप वहां पर पहुंचे। जी, आज बहुत सारे कैंडिडेट एमपीज हैं जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, उनके साथ भी बीजेपी के लीडर्स ने मुलाकात किया, आउटरीच किया है। वो कितने लोगों का वोट बदल पाते हैं, कितने लोगों का मन बदल पाते हैं, ये महत्वपूर्ण होगा। चुनाव जीतने में तो मतलब इलेक्शन है तो इसलिए नहीं कहा जा सकता, बाकी 99% चांसेस है कि राधाकृष्णन साहब जीते, और वो एनडीए के वोटों से कितने ज्यादा वोट हासिल करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, जो आपने विचारधारा की बात की, तो बीजेपी ने नक्सल को लेकर सुदर्शन रेड्डी साहब पर सवाल खड़ा किया, लेकिन क्या कौशिक साहब ने या विपक्ष ने राधा कृष्णन साहब पर क्यों नहीं वोट देना चाहिए, इस पर कोई कैंपेन चलाया है? मुझे याद नहीं आ रहा। राधा कृष्णन साहब जो एनडीए के कैंडिडेट हैं, उन्हें क्यों नहीं वोट देना चाहिए? इलेक्शन तो यही होता है ना, या तो हमारे कैंडिडेट को वोट दें, क्या कारण है, और दूसरा दूसरे कैंडिडेट को वोट क्यों ना दें। तो मुझे याद नहीं आ रहा कि विपक्ष ने कोई ऐसा कैंपेन चलाया हो जिसमें बताया जाए कि राधा कृष्णन साहब को, उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहिए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है, उसको भी देखना चाहिए कि वो चुनावों में आपको असर डाल सकती है। और एनडीए के साथ जो दूसरे दल है, और जो दल एनडीए या यूपीए के साथ नहीं है, उनमें से कितने वोट मिलते हैं, तो ये केवल कितने वोट ज्यादा ले सकते हैं राधा कृष्णन साहब, इसका चुनाव मुझे दिखाई देता है। ठीक है विजय कौशिक जी, सवाल ये है कि जो इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार हैं सुदर्शन रेड्डी साहब, वो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करते हैं, वो एक लेख लिखते हैं और किस प्रकार से तमाम बातों का जिक्र करते हैं। बीजेपी उस पर लगातार हमलावर है, कहती कि साहब सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज अगर एक कन्विक्टेड व्यक्ति से मिल रहा है तो ये भी दिखाता है कि किस प्रकार की विचारधारा और किस प्रकार की वो सोच रखते हैं, तब जबकि उनका खुद का अपना एक वोट नहीं है। तो वो कई सवालों के घेरे में दिखाई पड़ रहे हैं। कल चुनाव है, उससे पहले आज बीजेपी ने उनके ऊपर कई सवाल दाग दिए हैं। विजय कौशिक जी, माननीय मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जेल के बाहर क्या लिखा होता है। जेल
कोई सजा का स्थान नहीं है, बल्कि उसके ऊपर लिखा होता सुधार गृह, और जिसमें भेजकर किसी को सरकार ने बाहर भेज रखा हो तो उसको कैसे अपराधी माना जा सकता है, ये मेरी समझ से बाहर है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि न्यायालय ने किसी को दोषी करार दिया है इसलिए माना जाता है, और सजा याफ्ता, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बंदी सुधार गृह होता है, बिल्कुल ठीक बात करें। लेकिन अगर किसी को दोषी ठहराया गया, यानी उसने वो कृत्य कुकृत्य या जो भी जिसका उनके ऊपर दोष है वो उन्होंने किया, बात वो होती है। ठीक, गोपाल जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, हाँ जल्दी से विजय जी। हाँ मान लीजिए लालू यादव सुधार गृह के बाहर हैं जी, तो आप उन्हें सुधरा हुआ कह सकते हैं या नहीं कह सकते? सर कैसे वो दोषी हैं? सर दोषी हैं, आप देखिए उनकी वकालत कर रहे हैं, और उनके वकीलों ने उनको सुप्रीम कोर्ट तक वकालत की उनके बारे में, और उसके बाद वो दोषी करार हुए हैं। उन्होंने जो घोटाला किया उसको लेकर वो दोषी करार है। विजय जी अब आप सुनिए ना जी, जो उन्होंने ये देखो यही तो एक्सपोज हो रहे हैं, वो सजा काट रहे हैं ना, उसकी वो सजा काट रहे हैं जी। कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के जो अन्य दल हैं वो ये तो कह नहीं रहे कि भी लालू यादव की सजा माफ करो, या हमारे जो राष्ट्रपति पद के दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं वी सुदर्शन रेड्डी जी, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि भी अगर लालू यादव दोषी हैं तो उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, माफ हो जानी चाहिए जी। भाई हो सकता है कि वो सर बात पब्लिक परसेप्शन की है कि आप जब चुनाव में जा रहे हैं तो आपकी छवि कैसे बन रही है, तो छवि पे सवाल हुआ है, बात ये हो रही है। देखिए सुनिए, पब्लिक परसेप्शन एक अलग चीज है, देश का संविधान एक अलग चीज है। देश का संविधान ये कहता है कि अगर किसी ने गलती की है और उसकी सजा भुगत ली है या भोग रहा है तो वो समाज से दया का हकदार है, वो समाज की उसी मुख्यधारा में जुड़ने का हकदार है जी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश इन सब चीजों को समझते हुए लालू यादव से मानवीय आधार पर मिल रहे हैं जी, तो मैं समझता हूँ कोई बुराई नहीं ठीक है। कल को गोपाल कृष्ण जी वो कह रहे हैं इसमें कोई बुराई नहीं है और हर व्यक्ति को सुधरने की गुंजाइश होती है, इसीलिए बंदी सुधार गृह लिखा होता है। ठीक है विजय कौशिक जी, आपका पॉइंट आ गया। गोपाल कृष्ण जी वो कह रहे हैं कि साहब इसमें कोई बुराई नहीं अगर वो प्रत्याशी के तौर पर लालू यादव से मुलाकात कर रहे हैं, आप लोग बेवजह सवाल खड़ा कर रहे हैं। हाँ यही तो हम कह रहे हैं कि इन्होंने को लालू यादव जैसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति के साथ हाथ मिलाने में भी यूपीए और इंडिया अलायंस को कोई परहेज नहीं है, और उनका कैंडिडेट ये तो और भी वही जिस बात को हम इनकी आइडियोलॉजिकल बैंकरप्सी कह रहे हैं, सर सुदर्शन रेड्डी जी की बैंकरप्सी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के साथ उनका कंप्लीट टॉलरेंस ही नहीं है, उनके साथ गठबंधन भी है। तो ये जो ठगबंधन की बात हम करते हैं इंडिया अलायंस का, उसी को ये उनके प्रवक्ता यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं कि लालू यादव क्या हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, उन्होंने तो सजा भुगत ली। अरे सजा भुगत ली तो इसका मतलब उनका भ्रष्टाचार जो देश को लूटा, जनता के पैसे को लूटा, जो गरीबों के चारे को, पशुओं के चारे तक को लूट लिया, तो वह कैसे उनका खत्म हो गया उसका गोपाल जी उनका तर्क ये है कि जब वो समर्थन जुटा रहे हैं, हाँ गोपाल जी वो कह रहे हैं कि जब वो समर्थन जुटा रहे हैं तो संविधान कहीं आड़े नहीं आता कि साहब हम उनसे नहीं मिल सकते हैं, तो क्यों आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं? हाँ तो संविधान की बात नहीं है, हम तो आइडियोलॉजिकल बात कर रहे हैं। आप मिलिए ना, उनको गले लगाइए, उनको सर पे लेके घूमिए लालू यादव को। हम तो जनता से कह रहे हैं कि यह भ्रष्टाचार के साथ गलबैया करके चलते हैं, ये ठगबंधन है, इनको भ्रष्टाचारियों के साथ कोई मतलब नहीं है। जो देश विजय कौशिक जी आ रहा हूं आपके पास, विजय कौशिक जी आ रहा हूं आपके पास, पैसा चोरी करके जी और पशुओं का चारा तक खाने के साथ घोटाले करते हैं, उन लोगों के साथ इनकी गलबैया जो होती है, या इनकी आइडियोलॉजिकल बैंकरप्सी है, भ्रष्टाचार के प्रति कंप्लीट जो एसिमुलेशन है भ्रष्टाचार के साथ, वही तो देखिए क्या बात है, नक्सल को सपोर्ट करना, भ्रष्टाचार को सपोर्ट करना। इवन भोपाल ट्रेजेडी गैस में जो 2 साल की सजा जिनको केवल दी गई और उन विक्टिम्स 15,000 से ज्यादा लोगों की जान गई, उन लोगों के प्रति कोई संवेदनशीलता ना दिखाना, यही तो बात है। हम और क्या कह रहे हैं? ठीक है, आप ठीक है विजय त्रिवेदी जी, क्योंकि जी जो कैंडिडेट है ठीक है गोपाल जी, उनकी आइडियोलॉजिकल बैंकरप्सी है, आइडियोलॉजिकल तरीके से आप सवाल खड़ा कर रहे हैं विजय त्रिवेदी जी, क्योंकि जब ये वाला मुद्दे पे तर्क वितर्क चल रहा था तो आप मुस्कुरा रहे थे, तो आपकी मुस्कुराहट की वजह जानना चाहता हूं। दूसरा सवाल ये कि बीजेडी और वीआरएस ने जो फैसला लिया है चुनाव से दूर रहने का, ये किस प्रकार से राह आसान करता है या किस प्रकार का एक राजनीतिक संकेत का परिचायक है? ये दोनों सवालों पे विजय जी। देखिए, एक तो नहीं मुस्कुराने की बात नहीं, मैं विजय जी के तर्क पर बात कर रहा था। एक तो इलेक्शन या पॉलिटिक्स जो है परसेप्शन से चलती है, और वैसे अभी लालू जी बेल पर यहाँ है, उनको सुधार पूरा हुआ नहीं है,
यदि सुधार समझ रहे हैं तो पूरा नहीं हुआ है। तीसरी बात है पॉलिटिकल परसेप्शन में, अभी लालू जी कॉलेजियम में नहीं है, वोट कॉलेजियम में वोटर भी नहीं है। मतलब एक वोटर से मिलना अलग बात होती है, एक पार्टी के लीडर से, मतलब बचा जा सकता था, क्योंकि पॉलिटिकल परसेप्शन में बीजेपी को ये मौका मिल गया कि आप एक करप्ट जो है, सजा याफ्ता जो है नेता, उनके साथ मिल रहे हैं, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण होता है परसेप्शन में। चुनाव तो पूरा का पूरा परसेप्शन की लड़ाई है, इसमें नंबर के हिसाब से तो वैसे ही कमजोर है विपक्ष। अब यदि आप परसेप्शन की लड़ाई भी नहीं लड़ पाते, मैंने इसीलिए पहले सवाल किया कि क्या राधाकृष्णन जी के खिलाफ आपने परसेप्शन की लड़ाई जीती? आप कहते हैं कि भाई ये गड़बड़ है, आप नंबर से तो जीतेंगे, जो नहीं जीतेंगे। दूसरी तरफ जो बीआरएस और बीजेडी का मसला है, उसमें उनके क्या कि वो दोनों इक्वी डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं, वो एनडीए के साथ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात थी कि यदि वो कहीं भी एक तरफ फैसला करते, जो मुझे अंदर की बात पता है, वो पार्टी में टूट की या क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती। तो वो अपना घर बचाने के लिए पटनायक साहब ने ये फैसला किया कि वोट नहीं देंगे, तब तो ये घर टूटने की संभावना कब हो जाएगी ना, आशंका जी। यदि वो किसी भी तरफ फैसला करते, जो मुझे जानकारी थी कि भी वहां पर दबाव बन रहा था कि एनडीए के साथ जाना चाहिए, तो वो नहीं चाहते थे कि एनडीए के साथ जाएं, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अगर कोई भी फैसला करते तो बीजेडी में स्प्लिट होने की संभावना थी। तो वो भी घर बचाने की एक एक्सरसाइज है, जिसे इक्वी डिस्टेंस का नाम दिया गया। परसेप्शन की लड़ाई में कौशिक जी को चाहिए था कि वो कम से कम परसेप्शन की लड़ाई तो जीते। बिल्कुल और ये नहीं जीत सकते जी। और विजय त्रिवेदी, आप जो बात कर रहे हैं ना घर बचाने को लेकर, या किसका रहेगा, ये भी अपने आप में कल आंकड़ों के और नतीजों के साथ में प्रूफ होगा। विजय कौशिक जी, सीधा आपसे सवाल ये है कि एक तरफ इंडिया अलायंस है, एक तरफ एनडीए है, बीच में और एक ऐसा तीसरा घटक दल भी एक तमाम है जो ना इधर है ना उधर है, लेकिन विपक्षी आप लोग जो इन तमाम प्रकार के दलों को अपने साथ जोड़ने में सफल नहीं रहे, ये भी विपक्षी एकता पे एक सवाल खड़ा करता है कि साहब कम से कम आप उन्हें जोड़ लेते हैं। स्पेसिफिक सवाल है, स्पेसिफिक जवाब चाहता हूं आपसे। देखिए, सत्ता में रहने के बाद में एक अलग असर होता है, एक अलग माहौल होता है जी। भाजपा उसका फायदा ले रही है, हमें मालूम है, और हम विपक्ष में हैं, इसलिए हो सकता है कि कुछ हमारे ही सहयोगी हमारे साथ दगा कर दें, उसका भी हमें कोई आपको एहसास है इस बात का? नहीं है। सुनिए, आपको एहसास है विजय कौशिक जी की कल आपसे कुछ दगा हो सकता है? जी, मेरी बात सुनिए, हम इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे और आपके साथी दगा दे जाएंगे आपको? हमें पूरी उम्मीद है कि उन्हें अगर मौका मिलता है तो इस देश की आत्मा को बचाने का काम करेंगे जी। और मेन मुख्य बात यही है, जिसके अंदर ये काबिलियत है कि जिस देश की संविधान की आत्मा को सहेज कर रख सकता है, ठीक है, और देश की जनता के लिए काम कर सकता है, उसको उपराष्ट्रपति बनने का। गोपाल कृष्ण जी, आप उनके खेमे में भी कहीं ना कहीं मतलब उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो थोड़ा सा दगा देने वाली स्थिति में उनके वोट भी आप खींचने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, भाई ऐसा क्यों? देखिए, हम तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो राज्यसभा की जो अध्यक्ष की जो चेयरमैन की जो पद है वो नॉन पॉलिटिकल भी है, उसको राज्यसभा भी चलाना है। अब तो कांग्रेस से, अपोजिशन से सबसे बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि देखो डिबेट, पार्लियामेंट में डिबेट होने दो। नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप सरकार में इसका फायदा उठा रहे हैं, आप वो ये आरोप लगा रहे हैं आप पे। क्या फायदा उठा रहे हैं? आप उनके सहयोगी दलों को खींचने की कोशिश कर रहे हैं आप। खींचने की कोशिश क्या करना है? अगर ये कैंडिडेट के अपने परसेप्शंस क्रिएट नहीं कर सकते, उसको जीतने का ऐसे कैंडिडेट लेके आते हैं जिनके के ऊपर ऐसे इस तरह के परसेप्शंस उनके रॉन्ग है, जिनके कारनामे को पूरी तरह से एक्सपोज करके हम लोग बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से देश के हित को ध्यान में नहीं रखा, तो अल्टीमेटली उसके कारण लोग हमारे साथ आते हैं। और हम तो कहते हैं कि जब ये पार्टी से ऊपर उठ के ही वोटिंग करनी चाहिए। हम तो यूनैनिमस की बात कर रहे थे, इलेक्शन ही नहीं होना चाहिए, चेयरमैन को कंसेंसस से बनाना चाहिए। ठीक है, क्यों इन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया? ये केवल पार्लियामेंट में एक फ्रिक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, फ्रिक्शन भी आइडियोलॉजिकली। ठीक है विजय त्रिवेदी जी, बिल्कुल संक्षेप में, समय लगभग खत्म हो गया। आप जो घर की बात कर रहे थे, किसका घर बचा रहेगा, तो विजय कौशिक जी तो संभावना जता रहे हैं कि हो सकता है कि हमारे लोग कुछ चले जाएं। संक्षेप में जवाब विजय त्रिवेदी जी। नहीं, विजय जी जानते ही होंगे, उसमें क्यों शक आप कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये इलेक्शन पिछले 20 साल का सबसे करीब का कॉन्टेस्ट है, जिसमें विपक्ष बहुत मजबूत स्थिति में था। उसके बाद भी विजय जी को पता होगा, मुझे नहीं पता कि विपक्ष के नेता भी इस इतने महत्वपूर्ण घटनाक्रम में हिंदुस्तान में नहीं है जी, नहीं रहे, कल होंगे तो होंगे, लेकिन तो किस तरह की तैयारी वो कर रहे हैं इस चुनाव को लड़ने की। सबसे करीब का है, मतलब इतना डिस्टेंस जो आपको लग रहा है कि 100 वोट का फर्क है, ये पिछले 20 साल में सबसे कम फर्क है। मतलब बड़ा कड़ा मुकाबला विपक्ष दे सकता था,
जी। सरकार को एक परेशान भी कर सकता था, और जो आपने जिक्र किया कि दूसरे दल जो एनडीए और यूपीए में नहीं है उनको अपने साथ रख सकते थे, लेकिन विजय जी तो कह रहे हैं अभी अपने घर की चिंता भी उनको हो रही है। जी, तो ये अपने आप में एक समस्या, और आपने भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया कि जिस समय बहुत पार्टी को अपना एक तरीके से एकजुटता चाहिए, लीडर को चाहिए कि वो रहे, वो कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप तीनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। करोड़ों श्रमयोगियों की जरूरत में ज्यादा बचत। प्री GST दौर में साइकिल पर था टैक्स 17% और सिलाई मशीन पर 16%, जो अब है केवल 5%। मेहनत कश को शक्ति, नेक्स्ट जेन GST। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडिस मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरी इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढककर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बाढ़ से संबंधित स्थिति की समीक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश और पंजाब का दौरा करेंगे। पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में कांगड़ा पहुंचेंगे, जहां वो अधिकारियों से मिलेंगे और स्थिति पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री कांगड़ा में बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों और NDRF, SDRF और आपदा मित्र टीम से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री मोदी गुरदासपुर पहुंचेंगे, जहां वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और जमीनी स्थिति पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों के साथ साथ NDRF, SDRF और आपदा मित्र टीम से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री की प्रत्यक्ष समीक्षा का उद्देश्य इस कठिन समय में दोनों राज्यों के लोगों की सहायता के लिए राहत और पुनर्वास प्रयासों की बारीकी से निगरानी करना है। दिल्ली में आज भारत सरकार और इजराइल सरकार ने एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय निवेश समझौते BIA पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इजराइल के वित्त मंत्री बेलेज स्ट्रोटिच की मौजूदगी में हुआ। इस समझौते को भारत इजराइल मुक्त व्यापार समझौते FTA की दिशा में पहला बड़ा कदम माना जा रहा है। यह पहली बार है कि किसी OECD देश ने भारत के नए निवेश समझौता मॉडल को अपनाया है। समझौते में निवेश की सुरक्षा, पारदर्शिता, भेदभाव निषेध और निष्पक्ष मुआवजे की गारंटी दी गई है। निवेश विवादों के निपटारे के लिए स्वतंत्र मध्यस्थता तंत्र की व्यवस्था की गई है। ये समझौता निवेशकों के आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और दोनों देशों में पूंजी निवेश को नई रफ्तार देगी। इजराइल के वित्त मंत्री 8 से 10 सितंबर तक 2 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं और इस दौरान वे मुंबई और गांधीनगर के गिफ्ट सिटी का दौरा भी करेंगे।
अप्रैल 2000 से जून 2025 तक भारत में इजराइल का कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगभग $338 मिलियन रहा। नया BIA इस निवेश ढांचे को आधुनिक और अधिक भरोसेमंद बनाने में मददगार साबित होगा। बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि अकेले आधार को भी 11 मान्य दस्तावेजों के बराबर माना जाए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम साफ कर दें कि यह सिर्फ प्लेस ऑफ रेजिडेंस के प्रमाण के लिए है, न कि नागरिकता तय करने के लिए, यानी कि आधार को 12वें दस्तावेज के तौर पर माना जाएगा। चुनाव आयोग आधार का सत्यापन कर सकता है। इससे पहले जस्टिस सूर्यकांत ने कपिल सिब्बल से पूछा कि आधार को लेकर आप क्या निर्देश चाहते हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि हमने आधार को सिर्फ रेजिडेंस प्रूफ के तौर पर स्वीकृति की मांग की है। वहीं चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि किसी व्यक्ति के वोटर के तौर पर पात्रता सुनिश्चित करने के लिए EC नागरिकता की जांच करने के लिए अधिकृत है। सिब्बल ने मांग की है कि अकेले आधार को भी 11 मान्य दस्तावेजों की तरह स्वीकार किया जाए। यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। हेलो, नमस्कार सर, बधाई हो, आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की तरफ से पक्का घर मिला है। पक्का घर? हाँ सर, बस आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसका लिंक हमने आपके नंबर पर भेज दिया है। पक्के मकान के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। जमतारा में 70 लोगों का गिरोह पकड़ा गया है। वैसे ही फोन कॉल करके लोगों को गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस का लालच देके बेवकूफ बना रहे थे। कम से कम 7 साल की सजा होगी। नहीं सर, क्या बोल रहे हैं? ये जो विनोद तो घर दे रहे हो ना, वो अपने पास रख लो। तुम जब जेल जाओगे तो तुम्हारे घर वालों को काम आएगा। काट दिस। क्या किए भैया, बड़ा मुश्किल से पक्का का घर मिल रहा था। पक्का का घर मिल रहा था, घर से बेघर हो जाते हैं। मतलब हम समझे नहीं, कैसे? मतलब जैसे तुम ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते, हाँ? मैं फोन हैक करके और सारा बैंक बैलेंस सपाचट। बड़ा मुश्किल से 6000 रुपया सेव किए हैं भैया। जो बचा लिया हम। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। सार्वजनिक जीवन में नेताओं का बयान हो या फिर उनके व्यवहार हो, अक्सर विवादों की एक वजह बन जाते हैं। आज भी कुछ इस प्रकार के बयान और व्यवहार देखने को मिले जब नेताओं का विवाद होता हुआ नजर आया है। अगर बात की जाए श्रीनगर के हजरतबल दरगाह की, तो वहां पर अशोक का जो प्रतीक चिन्ह है उसको नुकसान पहुंचाने का जो मामला था, उस पर तेजस्वी यादव ने कहा ये छोटा मोटा मामला है, इसको लेकर वो बीजेपी के निशाने पे आ गए। तो उधर कर्नाटक में बाढ़ प्रभावित किसानों का मजाक उड़ाने को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सवालों के घेरे में हैं। क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार चुनाव सरगर्मियों के बीच लगातार विवादित और बेतुके बयानों में घिरा विपक्ष एक बार फिर विवादों में है। श्रीनगर में हजरतबल दरगाह में राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को तोड़े जाने को लेकर अब विपक्ष पर राष्ट्र विरोधी बयान देने का आरोप लग रहा है। मामले में राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्र का प्रतीक अशोक चिन्ह को जिस तरह अपमानित करने का काम किया गया और महागठबंधन के लोग इसे मामूली बता रहे हैं, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंता का विषय है। महागठबंधन के लोगों ने ये कहा कि ये मामूली बात है, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रीय प्रतीक जो भी विरोध करता है इस देश में,
वो राष्ट्रद्रोही है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राजद नेता तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ पर दिए गए बयान को लेकर कड़ी आलोचना की है। उन्होंने तेजस्वी यादव के बयान का वीडियो साझा किया और लिखा, जैसा बाप वैसा बेटा। पिता ने महाकुंभ का अपमान किया और अब बेटा अशोक स्तंभ के अपमान को अप्रासंगिक बता रहा है। तेजस्वी यादव को शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस और राजद भारत की आस्था और राष्ट्रीय गौरव का प्रतिनिधित्व करने वाली हर चीज के खिलाफ खड़े हैं। पहले महाकुंभ का अपमान, अब हमारे राष्ट्रीय प्रतीक का अनादर। राजद संविधान विरोधी है, राजद राष्ट्र हित विरोधी है। सब फालतू की चीजें जो है ना, कौन क्या कह रहा नहीं कर रहा है, जिसने किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी विवादित बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। आरोप है कि कर्नाटक के बाढ़ प्रभावित जिले कुलबर्गी में खड़गे ने किसानों से बातचीत के दौरान उसका मजाक उड़ाया। हालांकि वीडियो में बातचीत स्थानीय भाषा में है। इसमें एक किसान अपनी बर्बाद फसल की पीड़ा लेकर कांग्रेस अध्यक्ष के पास आया था, लेकिन उल्टे खड़गे ही अपना रोने लगे और किसान को बेवजह प्रचार के लिए न आने की नसीहत दे डाली। भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष के बयान को लेकर निशाना साधा है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर किसान का अपमान करने का आरोप लगाया है। एक गरीब किसान 4 एकड़ या 4 बीघा वाला अपनी मटर की खेती बाढ़ और बरसात में बर्बाद हो गई, उसकी पीड़ा बताने गया था। तो कहे यहां क्यों आए हो, तुम्हारा दिखावा क्या करते हो, तुम्हारा 4 बीघा या 4 एकड़, मेरा 40 एकड़ बर्बाद हो गया। तो पहली बात हमें मालूम हुई कि सम्मानीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष 40 एकड़ जमीन रखते हैं कलबुर्गी में, यह देश को मालूम हुआ। आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो किसान वहां जाएगा तो दिखावा करेगा, पब्लिसिटी करेगा। विपक्षी दलों को कई महत्वपूर्ण अवसरों पर जहां सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, वहीं हताश होकर वे निराशाजनक बयान देने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। पता है कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे, मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा? तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर करूं। पुलाव नहीं, प्लान, लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। सपनों को रखो सुरक्षित, रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। वो खबर नेपाल से। नेपाल में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने के बाद में वहां के युवा विरोध प्रदर्शन पे उतर आए और अपने आप में ये लगातार उग्र प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार के प्रदर्शन के बाद में कई युवाओं की जान भी चली गई है। सरकार लगातार आपात बैठकों के माध्यम से कोशिश कर रही है कि कैसे स्थिति को हालात में नियंत्रण में लाया जाए, लेकिन उसके बावजूद स्थिति न सिर्फ काठमांडू में बल्कि कई अन्य शहरों में भी एक तरीके से हाथ से बाहर निकलती दिखाई पड़ रही। क्या है हालात, क्या है स्थिति, देखिए इस रिपोर्ट में।
नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में युवक युवतियां सड़कों पर उतर आए हैं। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की सरकार के फैसले के खिलाफ आक्रोशित युवा प्रदर्शनकारी नेपाल के संसद परिसर में घुस गए। सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस, पानी की बौछारें, रबर की गोलियां और हवाई फायरिंग भी की। इसके बावजूद युवा प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प होती रही। इस दौरान सुरक्षा बलों के साथ हिंसक झड़प में कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। विरोध को देखते हुए काठमांडू के कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मामले को लेकर प्रधानमंत्री केपी ओली ने अपने आवास पर मंत्री परिषद और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई। दरअसल 25 अगस्त को नेपाल कैबिनेट ने फैसला किया था कि सभी सोशल मीडिया ऑपरेटर्स को 7 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 4 सितंबर को नेपाल सरकार ने फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एक्स, रेडिट समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया था। नेपाल सरकार के अनुसार इन प्लेटफॉर्म ने नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। इसके लिए मंत्रालय ने 28 अगस्त को आदेश जारी कर 7 दिन का समय दिया था, जिसकी सीमा 2 सितंबर को खत्म हो गई। प्रतिबंध के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए सैकड़ों प्रदर्शनकारी काठमांडू के मैती घर में एकत्र हुए, जिससे युवा नेपालियों में व्यापक आक्रोश फैल गया। प्रदर्शनकारी प्रतिबंधित क्षेत्रों में घुसने लगे। शुरुआत में ये असंतोष और बहस सिर्फ डिजिटल स्पेस तक ही सीमित रहा, लेकिन सोमवार को जब सड़कों पर उतरी तो कई जानें चली गईं। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई भिड़ंत में सैकड़ों लोग भी घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों की मांग थी प्रतिबंध को तुरंत वापस लिया जाए। दरअसल सरकार ने 2024 में एक नया कानून लागू किया था। इसके तहत सभी सोशल मीडिया कंपनियों को टैक्स पेयर के रूप में पंजीकरण कराना अनिवार्य बताया गया। इसमें पंजीकरण नहीं कराने पर प्लेटफॉर्म को बंद करने का भी प्रावधान था। निर्देश के अनुसार नेपाल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को एक मुख्य संपर्क व्यक्ति, एक शिकायत निवारण अधिकारी और एक अनुपालन अधिकारी रखना जरूरी था। इन कंपनियों को बार-बार रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस भी भेजा गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बताया था। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि इस तरह का प्रतिबंध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। उनका आरोप है कि ऐसा करने का उद्देश्य सरकार विरोधी भावनाओं को दबाना है, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए और जेनजी रेवोल्यूशन नाम दिया गया, जिसे बिगड़ते हालात के चलते काठमांडू और आसपास के प्रमुख इलाकों में तुरंत कर्फ्यू लगा दिया गया है और स्थिति से निपटने के लिए नेपाली सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो नेपाल के हालात पे बात करने के लिए हमारे साथ में प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी मौजूद हैं, जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ जेएनयू से मौजूद हैं हमारे साथ। सर, नेपाल में जो हो रहा है ये क्यों हुआ, इसकी बड़ी वजह क्या है और ये अभी आपको कहाँ तक जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है? देखिए, ये बात मान के चलिए कि ये इमीडिएट कॉज जो बताया आपने, बताया कि भाई जिस तरीके की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक तरीके का प्रतिबंध के रूप में इसको देखा गया कि सोशल मीडिया के जो 26 प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया गया और रजिस्ट्रेशन का एक इशू है। लेकिन ये बात मान के चलिए कि जो जनता सोशल मीडिया को अपना जो उनका अपना एक लॉन्ग टर्म फ्रस्ट्रेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट का फ्रस्ट्रेशन है, डेवलपमेंट को लेके, करप्शन को लेके, तो एक सोशल मीडिया के जरिए से वो इसको अपने बाहर निकालती रहती थी। एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में सोशल मीडिया काम करता रहता था। लेकिन चूंकि इसको बैन कर दिया गया, सोशल मीडिया को और लोगों को जो अपनी बेसिक स्वतंत्रता की, व्यक्ति की स्वतंत्रता उस पर लगा कि उस पर सीधा का सीधा अटैक है, तो जनता रास्ते पे आ गई। ये बात मान के चली कि ये तीसरा आंदोलन है दक्षिणी एशिया में। पहले श्रीलंका में हुआ, लेकिन बांग्लादेश में भी एक सिमिलर आंदोलन हुआ जब वहाँ डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट 2018 आया, उसका विरोध हुआ, फिर 22 में उसका संशोधन हुआ, 24 में संशोधन हुआ। तो आप ये, और ये तीसरा जब आया है कि अगस्त में जो कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया कि अगर जो कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगी उसको प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो ये एक मास मूवमेंट के रूप में, एक यंग यूथ के रूप में सर इसको भारत के नजरिए से अगर देखें, अगर भारत के नजरिए से देखें तो हमको किस तरह से इसको समझने की जरूरत है और क्यों हमारे पड़ोस में अगर ये घटनाक्रम हो रहे हैं तो हमको कैसे सचेत रहने की जरूरत है? देखिए, 2-3 बातें भारत के संदर्भ में देखना कि वहाँ की जनता, जो वहाँ का अभी शासन है, UML
ओली का जो शासन है और नेपाली समर्थक है उससे बहुत ज़्यादा वहाँ की जनता संतुष्ट नहीं है। और जिस तरीके से ओली ने अभी एससीओ समिट में बढ़ चढ़ के भाग लिया और चाइना को एक तरीके से इम्बैलेंस क्रिएट किया नेपाल के अंदर, तो उससे जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश था। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अपने यहाँ डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हैं, करप्शन बढ़ता जा रहा है और ऊपर से आप एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स को यहाँ पे एंटरटेन कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को रेस्टोर नहीं कर रहे। ये बहुत सारे फैक्टर थे कि यूथ वहाँ पे एक तरीके से आंदोलित हो गया और जिस तरीके से निकल के आए और प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ बढ़े हैं, तो मान के चलिए कि ये एक लॉन्ग टर्म आंदोलन क्रिएट हो गया। ओली को मुझे लगता है सत्ता से जाना पड़ेगा और एक तरीके की डिमांड हो रही है और इसमें बाकी राजनीतिक दल भी इसके बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन के बाद में हमने कई प्रकार के बदलाव भी देखे। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली महत्वपूर्ण खबर से रूबरू कराते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिक्स देशों के नेताओं की बैठक में वर्चुअल माध्यम से आज शिरकत की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ब्रिक्स देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करने, लगातार जारी संघर्षों के ग्लोबल साउथ पर प्रभाव का समाधान निकालने और बहुपक्षवाद में सुधार का सक्रिय रूप से समर्थन करने की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया को स्थायी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रचनात्मक और सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। The world requires constructive and cooperative approaches to promote trade that is sustainable. Increasing barriers and complicating transactions will not help. Neither would the linking of trade measures to non-trade matters. The BRICS itself can set an example by reviewing trade flows among its member states. Where India is concerned, some of our biggest deficits are with BRICS partners, and we've been pressing for expeditious solutions. We hope that this realization will be part of the takeaways from today's meeting. विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि दुनिया को आज मौजूदा संघर्षों से त्वरित समाधान की जरूरत है। उन्होंने संघर्षों के प्रभावों को भी रेखांकित किया। The world today also seeks an urgent resolution of ongoing conflicts. The global south has experienced a deterioration in its food, energy and fertilizer security. Where shipping is targeted, not just trade, but livelihoods also suffer. A selective protection cannot be a global answer. An early end to the hostilities and undertaking diplomacy to ensure a durable solution is the obvious pathway before us. इस खबर के साथ न्यूज नाइट के अंक में आज बस इतना ही, लेकिन डीटी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे